दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस समय आप हम सभी बहुत आहत हैं जो लद्दाख में हमारे सैनिकों के साथ हुआ और जिस तरह से 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, इसको लेकर एक राष्ट्रीय शोक का माहौल है। दरअसल एक बहुत बड़ा सवाल इस समय ये उठ रहा है कि 1962 में माना जा सकता है कि पहली बार हमने चीन से धोखा खाया और उस धोखा खाने से अगर हमने सबक सीखा होता तो शायद हम दूसरी बार धोखा नहीं खाते। लेकिन ऐसा क्या है कि 1962 में भी हमने धोखा खाया और 2020 में भी हम चीन से चले गए, उन्होंने हमें धोखा दिया और हम धोखा खा गए। मुझे लगता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो एशिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर है और इस वजह से बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। 1962 में क्या हुआ था? देखिए, भारत 1947 में आज़ाद होता है और इसके बाद वो एशिया में अपनी सिचुएशन को स्थापित करने की कोशिश करता है और उसको ये समझ में आता है कि पाकिस्तान उसका मुख्य दुश्मन है। उसने पाकिस्तान को अपने मुख्य दुश्मन के तौर पर चिन्हित किया और उसके हिसाब से एशिया में उसने सामरिक और वैदेशिक नीति अपनी उन्होंने बनाई। और क्योंकि पाकिस्तान मुख्य दुश्मन है तो इसके खिलाफ बाकी दोस्तों का एक जमावड़ा बनाने की भारत को ज़रूरत महसूस हुई और उसे लगा कि चीन जो है वो एक बड़ा देश है, एक उभरती हुई महाशक्ति है, उसके साथ अगर हम एक अलायंस बना लेते हैं तो पाकिस्तान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से आप देखेंगे तो भारत और चीन के बीच में बहुत दोस्ताना संबंध होते हैं। दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते हैं। चाओ इन लाई दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद उनका जाकर स्वागत करते हैं। तो ये एक फेज चलता है जिसमें कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, इसलिए बाकी लोगों से दोस्ती करनी है। ये जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर चीन को भारत ने अपने दोस्त के रूप में देखा और 1962 में चीन ने उस दोस्ती के पीठ पर चूरा भोग दिया, जो हमने देखा कि किस तरह से ये हुआ। ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी होनी चाहिए। इसके बावजूद आप देखेंगे भारत और चीन फिर 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार आती है उसके भारत और चीन के संबंध फिर ठीक होने लगते हैं और लगातार हमारे संबंध मोटे तौर पर ठीक ठाक ही चलते रहते हैं। बीच बीच में छिटपुट झड़पें होती हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ वो चढ़ बैठते हैं, हम विरोध करते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर एक संबंध, एक कंटिन्यूटी में ठीक ठाक चल रहा होता है। खास करके इसमें गर्मजोशी आती है जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। और होता ये है कि 2014 से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18 बार एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ मुलाकातें एक दूसरे के देश में जाकर होती हैं, कुछ तीसरे देशों में जब ये यात्राओं पर जाते हैं तो आपस में मिलते हैं। 18 बार इनकी मुलाकातें होती हैं। इस 6 साल में भारत और चीन का जो व्यापार है ये कई गुना बढ़ जाता है। 6 लाख करोड़ का इस समय का कारोबार है दोनों देशों के बीच में। चीन का भारत में निवेश जो है वो 5 गुना बढ़ गया है। 12,000 करोड़ का जो निवेश था चीन का भारत में, वो आज की तारीख में 60,000 करोड़ का है। और अगर दूसरे देशों के रूट के थ्रू आने वाले चीनी निवेश को देखें तो वो 2 लाख करोड़ का हो चुका है। और कारोबार इतना बढ़ चुका है कि भारत के हर 3 में से 2 आदमी के हाथ में एक चीन का मोबाइल फ़ोन है और इस तरह के इक्विपमेंट्स भरे पड़े हैं। हमारी दवा इंडस्ट्री पूरी की पूरी चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर हो चुकी है। कई सारे हमारे रोड प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें चीन बना रहा है। तो एक गर्मजोशी फिर से आती है। इस बीच में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के झूला झूलते हुए तस्वीरें आपने देखी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पिला रहे हैं शी जिनपिंग को, नारियल का पानी पिला रहे हैं। इस तरह का एक बहुत दोस्ताना किस्म का दोनों हाथ पकड़कर खड़े हैं। ये इस तरह की गर्मजोशी फिर से आती है और 2020 में हम फिर धोखा खाते हैं और इसकी कीमत हमें इतने सारे सैनिकों की शहादत के रूप में चुकानी पड़ती है। तो ये जो हमारी एक स्थिति है हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2014 के बाद भी पाकिस्तान ही हमारा मुख्य शत्रु है और उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे आसपास दोस्ती बनानी है और फिर चीन के पास हम चले जाते हैं। तो ये जो पूरी सोच है इसका एक काउंटर नैरेटिव भारत में कांग्रेस और बीजेपी के पास नहीं है। ये दोनों मोटे तौर पर यही मानकर अब तक चलते रहे कि पाकिस्तान से हमें लड़ना है और इसके लिए चीन से दोस्ती करनी है।
इसका जो काउंटर नैरेटिव है, इसका जो प्रतिपक्ष है, वो हमें समाजवादियों के पास मिलता है, जिसकी इस देश में कई बार सरकारें भी इस बीच में बनी हैं, जो तीसरा मोर्चा या थर्ड फ्रंट या संयुक्त मोर्चा, इस तरह की जो सरकारें बनती है। इसमें आप देखेंगे कि समाजवादियों ने हमेशा ये कहा कि एशिया में हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपेक्षाकृत छोटा देश है, आर्थिक रूप से कमजोर देश है, वो हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। हमें मुख्य रूप से चीन के मुकाबले अपनी सामरिक और वैदेशिक नीति बनानी चाहिए। इस बात को सबसे पहले राम मनोहर लोहिया कहते हैं, और ये बात वो 50s में कहते हैं, जब पाकिस्तान जो चीन जो है वो तिब्बत पर हमला करके उसको वो अपने कब्जे में ले लेता है, तब वो राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि ये शिशु हत्या है। ये चीन और भारत की सीमा कहीं पर सटती नहीं थी, लेकिन ये जो तिब्बत पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो भारत और चीन के बीच में जो एक तिब्बत था, वो तिब्बत हमारा खत्म होते ही भारत और चीन की सीमाएं सटने लगी हैं। तो उस समय भी लोहिया ने कहा था कि हमको अपनी नीतियां चीन सेंट्रिक बनानी चाहिए, लेकिन नेहरू ने उनकी बात को नहीं माना। ये बात आगे चलकर रक्षा मंत्री रहने के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं। पोखरण का हमारा ब्लास्ट के बाद जब चीन की गतिविधियां तेज होती हैं तो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, चूंकि उनके पास बहुत सारी जानकारियां रही होंगी रक्षा मंत्री होने के नाते, तो वो अलर्ट करते हैं कि हमारा संभावित दुश्मन नंबर 1 चीन है। ये इंटरव्यू वो देते हैं और जो प्रकाशित भी होता है, तमाम पूरा मीडिया उसको छापता है। लेकिन उसके बाद भी ये सब हो जाता है। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री के रहने के दौरान वो हमेशा कहते हैं कि हमको चीन को निशाने पर रखना है, चीन हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है। कि चीन घात लगाए बैठा है हिंदुस्तान में। चीन धोखेबाज देश है। अगर चीन कमजोर होगा तो चुप बैठेगा और मजबूत होगा तो आपके सामने आ जाएगा, और चीन ही दुश्मन बनता है हिंदुस्तान को। नोट कर लो, मेरी बात सच है। इतने सारे अलर्ट के बावजूद अगर 2020 में और 2014 से 2020 के बीच में चीन से संबंध सुधारने की कोशिश होती है, तो इसका यही मतलब है कि हम बार बार धोखा खाने के लिए अभिशप्त हैं। जब तक हम पाकिस्तान को लेकर अपनी सारी आर्थिक और जो अपनी सामरिक नीतियां उसको बनाते रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि चीन हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि हम चीन पर भरोसा कर लेते हैं। इस वजह से धोखा होता है। हो सकता है ये घटनाएं फिर तब भी होती, 62 का युद्ध फिर भी होता, हो सकता है कि अभी लद्दाख में जो स्थितियां हुई हैं फिर भी होती, लेकिन कम से कम हम इस स्थिति में होते कि हम धोखा नहीं खाते, हम शॉक नहीं होता, हमको एक मतलब झटका नहीं लगता। तो ये हमको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी एशिया नीति हमारी भारत की किस तरह से होनी चाहिए, और इसमें समाजवादी जो चिंतक हैं, नेता हैं, उनकी बातों पर भारत सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, अगर हम आगे धोखा खाने से बचना चाहते हैं। दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यूट्यूब पर जो द प्रिंट का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।